नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है टेंसेज। तो ये जो टेंसेज है ये बहुत लोगों को टेंशन देते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक ही ऐसा है, इसे चाहे कितनी बार भी पढ़ लो ये समझ में नहीं आता है। इसे जब ये एग्जाम होता है इसे एक बार जरूर पढ़ना पड़ता है, पहले रिपीट जरूर करना पड़ता है, तभी ये समझ में आता है। क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वो है टेंसेज। यानी ये टेंसेज है तो सभी को बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं। तो आज इस टेंशन को हम मिटाने वाली है, इन टेंसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है, एक एक जड़ को समझने वाली है, एक भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। लगातार आप सभी को पता है हमारी क्लास 10 के लिए क्लासेज आ रही है, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है टेंसेज, वो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको मैथ की, सामाजिक विज्ञान, हिंदी की भी क्लासेज देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लासेज देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंसेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। तो चलिए हमारे टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है टेंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि ये जो टेंसेज है इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे जीवन में क्या काम आता है, इसे हम बार बार क्यों पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई कारण जरूर है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। अगर कोई कारण नहीं होता तो हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में कहां पर काम आते हैं। तो चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। तो जो टेंसेज है इसे हम इसलिए पढ़ते हैं, हमारे जीवन में ये इसलिए काम आता है क्योंकि जब हमसे कोई बात करता है तो उस बात को समझने के लिए हमें ये टेंसेज काम आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मुझसे कोई बात करे, तो आपने एक वाक्य कहा कि मैं कल वहां गया था, यानी आपने कहा मैं कल वहां गया था या मैं वहां गया था, तो मैं समझ गया कि आप जाने वाले नहीं, आप वहां पर जाकर आए हैं, तभी आप कह रही हैं कि मैं वहां पर गया था। यानी आप पहले कहीं पहले गए थे, कल गए थे या 2 घंटे पहले गए थे, आपने मुझसे आकर कहा कि मैं वहां पर गया था, तो आप वहां कर जाकर आ चुके, तब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं वहां पर गया था। यानी था लगते ही हमें पता चल गया है कि ये जो वाक्य ये भूतकाल का है। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि ये मैं वहां गया था ये किस टेंस का वाक्य है, तो आप इस वीडियो को और हमारी जितने भी टेंसेज की क्लासेज है उन सभी को लेना, आप टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बातें बहुत हो गई, तो मैंने आपको बता दिया कि ये टेंसेज है हमारे जीवन में किसी वाक्य को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे जीवन में काम आता है, ताकि हम जान सके कि ये वाक्य कब का है, आगे काम होने वाला है, ये हो चुका है या हो रहा है। यानी समय को जानने के लिए हम टेंसेज का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो टेंस का अर्थ होता है काल, और काल का अर्थ आप समझ गए होंगे समय। तो समय को ही क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। यानी टेंस का अर्थ होता है काल, और काल को कहते हैं समय। तो इस समय को कितने भागों में बांटा गया है, इस समय को 3 भागों में बांटा गया है। यानी काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। टेंसेज को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग है चलिए हम देख लेते हैं। तो एक तो आपको पता है वो है वर्तमान काल। तो एक तो हो गया वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, तो ये तो 1 नंबर काल है। अब 2 नंबर जो काल है वो क्या है, वो भी मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। तो 2 नंबर हमारा जो काल है वो है भूतकाल, यानी पास्ट टेंस। 1 नंबर वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और 3 नंबर जो काल है वो कौन सा है, वो भी यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, वो है भविष्य काल। भविष्य काल। तो इन 3 भागों में समय को बांटा गया है। ये 3 भाग है, इसी के आधार पर समय को बांटा गया है। इन तीनों, ये जो 3 काल है, इन तीनों कालों के आधार पर हम किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं कि जो ये वाक्य है
ये किस समय का है, किस समय का बोला जा रहा है, ये क्या बात है, कब की बात है। यानी इन तीनों कालों के आधार पर हम कोई भी बात को जान सकते हैं कि ये कब की है, किस समय ये घटना हुई थी। यानी इन तीनों कालों के आधार पर जो टेंस है वो टिके हुए है। ये इसकी क्या है, मेन इंपोर्टेंट शाखा है। इसी शाखा में से अलग अलग शाखा निकल कर आगे जाने वाली है। तो ये 3 इंपोर्टेंट काल है, तो इनका जो नाम है आपको याद जरूर रखना है। तो आपको, मुझे लगता है, आशा करता हूं कि आपको ये नाम पहले से याद हो गए, क्योंकि ये हम जब पहली कक्षा में हुए थे तब से हम पढ़ने लगे थे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ये बात तो आपको याद होगी। कौन कौन सी? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इन 3 भागों में टेंस को बांटा हुआ है। अब ये जो टेंस है 3 भाग है, इन तीनों को 4-4 भागों में भी और विभाजित किया गया है। यानी ये तो मेन शाखा हो गई। अब इन शाखाओं के भी और शाखा बढ़ती आगे, यानी और भी इनकी जो शाखा है वो आगे निकलती है। इसको भी 4 भागों में बांटा गया, इसको भी 4 भागों में, इसको भी 4 भागों में। यानी 4 गुना 3 अगर हम करें तो ये टोटल 12 टेंसेज हमारे हो जाते हैं। यानी टोटल जो 12 टेंस है, 4-4 इनके भाग और आगे आकर निकलने वाली हैं। तो मैं उन भागों के भी नाम आपके लिए लिख देता हूं। यानी हम प्रत्येक चीज को पढ़ने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है फ्रेंड्स। तो पहले मैं इनके जो भाग है वो लिख देता हूं, लेकिन सभी मैं नहीं लिखने वाला हूं। यहां पर सिर्फ मैं वर्तमान काल के भाग लिखूंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो टेंसेज है इनका ये बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े समय में होने वाले हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। एक दिन में हम इसे नहीं समझ सकते। अगर एक दिन में पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसे थोड़े छोटे छोटे पार्टों में बांटकर पढ़ने वाले। ये आज का हमारा पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। तो आज इसके अंदर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में। प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़ने लायक है वो सभी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्रेजेंट टेंसेज के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। यानी प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में आगे और विभाजित किया गया है। वो कौन से भाग है चलिए हम देख लेते हैं। तो 1 नंबर जो भाग है वो तो है इंडेफिनिट टेंस। तो ये इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका क्या मतलब होगा, आगे में विस्तार से जानने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है अनिश्चित काल, यानी कोई निश्चित काल नहीं हो। अगर हमसे कोई कह दे, कोई वाक्य बोल दे तो जिसका समय हमें एकदम निश्चित नहीं हो वह अनिश्चित काल है, जिसका हमें समय ज्ञात न हो कि ये कब से शुरू हुआ था, कब खत्म होने वाला है, मतलब ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो चल तो रहा है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही चल रहा है, लेकिन वो अनिश्चित काल है, तो उसे कहा जाता है इंडेफिनिट टेंस। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई जो समय है वो जारी है, हमें ये पता नहीं है कब जारी हुआ था, कब खत्म होने वाला है। यानी वो जारी तो है लेकिन ये हमें ज्ञात नहीं है कि कब खत्म होने वाला है, कब शुरू हुआ था, ये हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जो समय अभी जो जारी है। जैसे मैं खेल रहा हूं, यानी मैं खेल रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया कि मैं कब से खेलने लगा था, कब तक खेलूंगा, लेकिन मैं अब फिलहाल खेल रहा हूं। यानी ये जो टेंस है ये कंटिन्यूस है, ये जो मैं कार्य खेलने का कर रहा हूं ये अभी भी जारी है। तो ये कौन सा होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। इसके अंदर आपको मैं सूत्र भी बताऊंगा आगे कि हम कैसे इसका जो अनुवाद है वो कर सकते हैं। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, पर तो ये होगा कंटिन्यूस। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो परफेक्ट टेंस, यानी जो कार्य है, जो मैं कार्य कर रहा था वो पूरा हो गया है, जो काम है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, मैंने उस काम को पूरा कर लिया, वो परफेक्ट टेंस होता है। तो जैसे आपके लिए उदाहरण के लिए मैं कहूं तो मैं खेल चुका हूं, यानी मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, यानी मैं खेल चुका हूं, मैं अब नहीं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं, ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है खेलने का। तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। 4 नंबर की अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये जो टेंस है इसका क्या मतलब होता है कि कोई कार्य है वो पूरा तो हो गया है लेकिन वो अभी भी क्या है, जारी है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, यानी मैं सुबह से खेल
चुका हूं या मैं सुबह खेल चुका हूं, यानी ये जो कार्य है वो इसके अंदर समय हमें बताया जा रहा है, जो समय वो निश्चित हमें बताया जा रहा है कि मैं सुबह से अभी तक खेल रहा हूं, ये कार्य जारी भी है और पूरा भी होने वाला है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो अब हम जानेंगे जो ये इंडेफिनिट टेंस है इनके कुछ उदाहरण, और ये जो चार है इनके भी चार चार भाग होते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था आगे जाकर ये अलग अलग शाखाओं में बंटने वाली है। तो पहले तो मैंने आपको कालों के नाम बताया था कि जो टेंसेज है वो कितने प्रकार के होते हैं। टेंसेज आपको रिपीट करवा दूं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये 3 टेंसेज मैंने आपको बताए थे। और फिर मैंने बताया था कि इनके भी 4 आगे भाग होने वाली, यानी टोटल 12 टेंस। ये भाग है वो किसके होने वाले हैं? ये भी पास्ट टेंस के होने वाले हैं। ये भाग है वो पास्ट टेंस के भी होने वाले हैं, और यही भाग है वो फ्यूचर टेंस के भी होने वाले हैं। यानी ये चारों जो भाग है ये सभी के अंदर लागू होने वाली हैं। ठीक है, इनके जो नियम है, जो सूत्र है, जो आइडियाज है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रकार है ये सभी के अंदर रहने वाला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये इसी प्रकार ही पास्ट टेंस के अंदर होने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी ये सभी जो चारों भाग है ये सभी के अंदर लागू होने वाली है। तो अब सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि इसके क्या सूत्र है, कैसे हम जो कोई वाक्य हमें कहता है तो कैसे हम उसका अंग्रेजी में एकदम सही उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैंने बताया था कि जो ये टेंसेज है इंडेफिनिट टेंसेज, कॉन्टिन्यूस टेंसेज, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज, इनके भी आगे चलकर 4 भाग होने वाले हैं। वो 4 भाग कौन से वो मैंने यहाँ पर लिख दे दिए हैं। चलिए जानते हैं उन 4 भागों के बारे में कि वो कौन कौन से हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सर्वप्रथम हम जानते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो वीडियो को काटकर दोबारा से देखिए, 5 मिनट रेस्ट कर देखिए, आराम से समझिए, तब आपको टेंस समझ में आने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक है, बहुत टेंशन देने वाला टॉपिक है। इसे बहुत आसानी से हमें लेना होगा, तब जाकर ये हमारे दिमाग में घुसने वाला है। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको जब मैं वीडियो आखिर में आपको कुछ मैं जो वाक्य है वो देकर जाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में उन वाक्यों के जो अनुवाद कर आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपके जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए जानते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं। तो जो 1 नंबर है वो तो है सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर टेंस नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस आ गया, क्योंकि ये आखिरी भाग है। यहाँ पर जाकर हम क्या करने वाले हैं, वाक्य को अनुवाद करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस काम आएगा, जो भी आप सेंटेंस देंगे वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। यानी यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आने वाला है। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, सामान्य वाक्य। जो भी हमारा सामान्य वाक्य आता है उसका क्या सूत्र होने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी सामान्य वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर वर्ब लगानी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है। यानी टेंसेज को बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस ये इसके हम 4 भाग बता रहा हूं मैं पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। 2 नंबर जो भाग होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है, जैसे सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ यही हो गया कि मैं खेलता हूं या मैं वो खेलता है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है। नकारात्मक के अंदर वह नहीं खेलता है, यानी इसके अंदर नोट आ गई है, ये वह नहीं खेलता, ये एक नकारात्मक वाक्य हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये कैसे काम करता है, तो प्रश्नवाचक में आपको पता है जो
क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर एक बात तो आपको फ्रेंड्स ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखनी है, जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य आए तो उसके पीछे जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है, तभी आपका सेंटेंस सही होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह भूल गए तो आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, चाहे आप कितनी अच्छी तरीके से आपका जो ट्रांसलेट है वो इतना ही सही नहीं हो, जो क्वेश्चनवाचक सेंटेंस होगा उसके पीछे ये लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या वह सोता है, डज ही स्लीप, यानी ये एक क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है जिस भी वाक्य के पीछे लगा होता है, आपको पता है वो एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आने वाला है। फिर है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य है ये किस प्रकार का होता है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक भी आ गया क्या, यानी पहले क्या लगा है तो वो प्रश्नवाचक हो गया है, क्या तुम खाना नहीं खाते हो नोट भी आ गया, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो गया है। तो अब इनके हम क्या करते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं। आपको मैं एक एक या दो उदाहरण लिखकर यहां पर बताता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का पहला ही टेंस है, और इसके जो कुछ उदाहरण है वो आपके लिए मैं यहां पर लिखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं उन उदाहरणों को। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण लिखे हैं, आपको पहचानना है कि जो ये उदाहरण है किस टेंस के है, किस सेंटेंस के, सिंपल है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये आपको पहचानना है। तो चलिए जानते हैं, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। तो ये जो सेंटेंस है क्या ये सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है, यानी किस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं तो ये जो सेंटेंस है ये एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। किस प्रकार का है, सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर ना ही तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, ठीक, ना ही इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ना ही इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, तो एकदम ये सिंपल सेंटेंस है। तो अब मैं आपको बता दूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस का पहला वाक्य है। जो सिंपल सेंटेंस है उसका वाक्य है, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, एकदम सिंपल है, आई रीड। अब नीचे चलते हैं, वह जाता है, ये भी सिंपल सेंटेंस का, ये तीनों उदाहरण उसके ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस के, ये आपको मैं उदाहरण देता हूं। वह जाता है, ही गोज। तो यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, ही गोज, यहां पर आपको पता है वह जाता है, ये ठीक है क्रिया है, जाने की क्रिया तो गो होती है, लेकिन ये गोज ईएस कहां से जुड़ गया। तो यहां पर आपको यहां नीचे सूत्र के ऊपर ध्यान देना, आपको सूत्र भी ध्यान में रखने, याद करने अच्छी तरीके से, याद तो वैसे नहीं रहने वाला है, आपको ध्यान में रखने है, बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं। तो इसका जो सूत्र है सिंपल सेंटेंस की हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करेंगे कि उसका सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का अर्थ आपको पता है कर्ता होता है, वर्ब क्रिया, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो ये एस ई और एस वाला क्या फंडा है, तो ये फंडा आपको मैं बता दूं कि जब थर्ड पर्सन कोई हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल या सिंगुलर जो भी व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन आपको पता है क्या होता है, ही, सी, इट या एनी नेम। तो थर्ड पर्सन में हमेशा क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आपको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ फर्स्ट सेकंड वाला फंडा। तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में आता है वी, सेकंड पर्सन में यू आता है, और जो प्लूरल के अंदर भी क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी, इट, एनी नेम, और प्लूरल में
जो दे, दोज, ये सब आते हैं। तो आपको याद रखने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपको ये करना है मैं, तुम और वह और वन्य लोग। जैसे पहले मैं, फिर तुम, फिर वे लोग या वह अन्य लोग, ये आपको ऐसे याद रखना है। यानी मैं, तुम, वह या अन्य लोग या कोई भी, ठीक है ना। मैं में तो हमेशा क्या था फर्स्ट पर्सन, मैं तुम में सेकंड पर्सन, वह वे अन्य लोग हमेशा थर्ड पर्सन। तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि थर्ड पर्सन में एस या ई एस जोड़ना है, ठीक है। ओके, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, सब्जेक्ट यहां पर आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, यहां पर रीड है, ये ऊपर वाली वाक्य की बात कर रहा हूं। 2 नंबर अगर वाक्य की बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर सब्जेक्ट ही है, वह है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, गो हो गई। लेकिन यहां पर एस ओ एस या ई एस हमें दी हुई है, अगर जो करता है वो क्या हो, थर्ड पर्सन हो, तो यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यहां पर गो के साथ ई एस भी जुड़ गई, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब वे दौड़ते हैं, दे रन, तो ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके अंदर ऐसे यस नहीं लगने वाला है, दे रन ये हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल टेंस हो गया। अब आगे हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके कुछ उदाहरण। तो चलिए जानते हैं इन उदाहरणों को, बहुत सरल भाषा में हम जानने वाली हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, पहले आपको सिंपल सेंटेंस बताए थे, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी पहचान भी है, वो पहचान क्या है वो आपको मैं बता दूं, आप कैसे पता लगाने वाली हैं कि जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होने वाले लगभग वाक्यों में ये आपको पहचान मिलने वाली, वो पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हो। यानी जो भी वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके पीछे लगभग आपको ता है, ती है, ते है, तो होते है, ती ही, तू हो, ये जो है मिलने वाला है। तो वो आप समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। फिर तो आप तो आगे जान ही जाएंगे, जो सिंपल वाक्य है वो सिंपल वाक्य है, जो नेगेटिव वाक्य है वो नेगेटिव वाक्य है, और जो इंटेरोगेटिव वाक्य है वो इंटेरोगेटिव वाक्य है। यानी आप समझ जाएंगे आगे। तो अब मैंने आपके लिए कुछ नेगेटिव के जो वाक्य है, जो सेंटेंसेज है वो लिख दी हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है, तो इसका क्या, हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, चलिए जानते हैं। तो इसका सूत्र भी आप जान लीजिए। पहले इसका सूत्र हो जाए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज ये आपको बता दो किस प्रकार से लगाना है। वही जैसे आप सिंपल सेंटेंस के अंदर ई या ई एस लगाते थे, एस या ई एस लगाते थे, उसी प्रकार से डू या डज लगाना है। जो वाक्य फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उसके अंदर आपको डू, जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट या एनी नेम, उसके अंदर आपको डज लगाना है। वह नहीं गाती है, ये सी, वह नहीं गाती है, सी क्या है, थर्ड पर्सन है, इसके अंदर आपको डज लगाना ही पड़ेगा सूत्र के अनुसार। सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। सी पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। चलो दोस्तों सब्जेक्ट लिख दिया, सी लिख दिया मैंने। डू या डज, भाई डू या डज भी लगा दिया, डज यहाँ पर हमें लगाना था, लगा दिया। फिर हमको सूत्र के अनुसार नोट लगाना है, तो चलिए नोट भी लगा दिया, नहीं का नोट लगा दिया, ठीक है, ये नोट लगा दिया। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, ये जो ये डज है ये, ठीक है सॉरी, ये जो सिंग है ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। ये इस प्रकार से होने वाला है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो फ्रेंड्स वैसे तो अब कोई भी स्कूल नहीं जाता, कोरोना की वजह से सभी की स्कूलें ठप हुई पड़ी है, इसलिए कोई भी इस समय स्कूल नहीं जाता। लेकिन वाक्य में कहा रहा है तुम स्कूल नहीं जाती, तो यार मैं कहां से स्कूल जाऊंगा, अभी तो स्कूल कोई नहीं जा रहा, मैं क्या अकेला जाऊंगा? तो ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूं, तो स्कूल तो कोई नहीं जाता। लेकिन जो हमारा वाक्य है तुम स्कूल नहीं जाते, आप सोचेंगे कि तुम मुझे कह रहे हो स्कूल नहीं जाते, तो यार मैं कैसे स्कूल जाऊं, स्कूल तो बंद है, क्या मैं धर्मशाला में जाऊं? तो ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन ये वाक्य है, वाक्य हमें करना है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका ट्रांसलेट करना है यू डू नॉट गो टू स्कूल। कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम है लिख दिया। डू या डज, भाई ये प्लूरल है, तो जो फर्स्ट फॉर्म सॉरी ये सेकंड पर्सन है, इसके लिए इसके साथ डू ही लगने वाला, नोट लगा दिया, ठीक है, नहीं का नोट आ गया। गो टू स्कूल,
तुम नहीं जाते हो, गो टू स्कूल, गो यानी जाना और स्कूल नहीं जाते हो। तो फ्रेंड्स गो टू स्कूल, आपको कहीं पर जाना हो तो उसके बीच में टू जरूर लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप कहीं पर चल के जा रही हैं तो आपको टू जरूर लगाना है वाक्य के अंदर हिसाब से। तो ये हो गया राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पर है लगाना भूल गया, ठीक है भाई। राम नहीं पढ़ता है तो राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता तो राम को पढ़ना चाहिए ना। तो राम नहीं पढ़ता है, इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, राम नहीं पढ़ता है, राम आ गया सब्जेक्ट। और डू या डज आपको पता था किसके अंदर आता है, सॉरी डू या डज आपको कब लगाना पड़ता है, जब जो कोई भी जो करता है वो किस फॉर्म का हो, थर्ड पर्सन का हो। तो राम या ये राम है, ये आपको पता है क्या ये थर्ड पर्सन है, ही सी इट या एनी नाम नेम है वो कहां पर आता है, थर्ड पर्सन के अंदर आता है। राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेज हो गए। चलिए अब जानते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो ये मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण। तो चलिए देखते हैं इन्हें। क्या गीता रोती है, क्या गीता रोती है, बताइए। नहीं आपको पता है तो बताइए, क्या गीता रोती है। तो चलिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या गीता रोती है। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान में, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सूत्र कि आपको किस प्रकार से इस वाक्य को करना है। तो सूत्र आपके दिमाग में आ गए तो अच्छी बात है, वरना मैं बता ही देता हूं। तो डू या डज इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान आपको पता है, उससे उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी होगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा उसके पीछे। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो सभी के पीछे होगा, ये अनिवार्य है। जिसके भी पीछे ये नहीं होगा वो गलत वाक्य है, बिल्कुल गलत है, देख लेना। तो ये क्वेश्चन मार्क होना ही होना है। तो क्या गीता रोती है ये किस प्रकार से करते हैं, इसका सूत्र है डू या डज। क्या यानी पहले क्या आ गया तो क्या पहले भी क्या आएगा, डू या डज भी आने वाला है। डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव, ये चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अनिवार्य है। क्या यानी डू या डज आपको पता है गीता क्या है, गीता है वो थर्ड पर्सन है, एनी नेम है तो डज डू नहीं आएगा, यहाँ पर डज आएगा। डज गीता वीप, क्या गीता रोती है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया, ठीक है। 2 नंबर क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो इसके अंदर भी वही है, डू या डज आएगा। आप सोच सकते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल डज नहीं आएगा, डू आएगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है आप। तो डू यू नो इंग्लिश, तो क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया। तो ठीक है, ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जानते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण। तो चलिए देखिए, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या तुम रोशन को नहीं जानते, क्या तुम रोशन को नहीं जानते। तो भाई इसका क्या फंडा है, तो चलिए सर्वप्रथम हम जो सूत्र है उसको देख लेते हैं, इसको किस प्रकार से हमें देखना है। डू या डज तो फ्रेंड्स आने वाला है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके पहले डू या डज या कोई भी इजेमार आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन मार्क में जो भी सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें पहले लगानी पड़ती है। तो ये डू और डज ये क्या है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कंटिन्यूस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज ए आर आने वाली है, उसी प्रकार डू और डज ये है। तो डू या डज हमें लगाना है। तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या लगाना है। क्या तुम, तो ये प्लूरल है, सॉरी ये सेकंड पर्सन है, तो इसके अंदर हमें क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। चलिए लगा दिया डू या डज। बाद में हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो क्या सब्जेक्ट हमने लगाया, सब्जेक्ट भाई ठीक है लगा दिया, तुम लगा दिया सब्जेक्ट। नोट लगाना है, नोट भी लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा दिया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, कर्म कौन है, रोशन है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया है क्या,